Hello, and once again, a very warm welcome to all my students as well as my viewers. So, this topic would be dedicated to the causes and effects of inflation. हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है। साथ में हमने डिमांड पुश, कॉस्ट पुल और स्टैगफ्लेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है और व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्यों होता है और इसका क्या क्या इफ़ेक्ट्स होता है इन जनरल कहाँ कहाँ पे। तो लेट्स बिगिन. First and foremost is the concept of inflation. So as discussed in the last video as well, inflation is what? It is a rising of the prices. In general, पूरा इकोनॉमी में सारे कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ गया है, जिसे हम नॉर्मल आम आदमी की भाषा में कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है. जो महंगाई बढ़ गई है तो हम ये नहीं कहते हैं कि पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई है या पेंसिल की महंगाई बढ़ गई है. हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है. जब इन जनरल सारी कमोडिटीज़ का दाम बढ़ जाता है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन का मतलब ये भी हुआ कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट हुआ कि आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है मनी का वो घट जाता है. जो चीज़ आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले say 20 years ago, dairy milk 10 rupees, when why used to get a big dairy milk. Right now no, यहाँ छोटा सा मिलता है ना. तो जो 10 रुपये का वैल्यू था आज से 10 साल पहले 20 साल पहले, आज वो वैल्यू नहीं रह गया है. क्यों? क्योंकि उस 10 रुपये में वो इतनी चीज़ें नहीं खरीद पाते. क्यों नहीं खरीद पाते हैं? क्योंकि उसका कमोडिटीज़ का कॉस्ट बढ़ गया है. So there have been various definitions which have been given by the various economists. For example, Friedman said, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than output. Brumman defines it as a continuing increase in the general price level. Demberg and McDougall जो है वो कहते हैं कि the term inflation usually refers to the continuing rise in the prices as measured by an index such as consumer price index or by the implicit price deflator for gross national product. तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो है उसमें डिटेल हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं. इसमें लेट्स स्विच ओवर टू द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. सो बेसिक अगर हम देखें, सो लेट अस सी दिस थिंग. आपका होता है दो कॉन्सेप्ट. एक हो गया एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज़ व्हाट वी आर विलिंग टू बाय एंड आर एबल टू बाय इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर. जो हम लोग खरीदने वाले हैं फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर में जो एक्सपेंसेस करने वाले हैं, जो हम डिमांड करने वाले हैं, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं. जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो किस किस कॉन्सेप्ट जाते हैं? 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. हाउस होल्ड सेक्टर जो हम लोग हैं उसका हम लोग कंजम्पशन करते हैं उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है, कहा जाता है. या फिर जो हम डिमांड कर रहे हैं ख़रीदने का इन द कमिंग अकाउंटिंग ईयर, उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है. गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं. जो इंडस्ट्रीज़ कह रही हैं उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहे हैं. प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, इसमें हम लोग अभी एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये तीनों फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं. सिंपल. एग्रीगेट डिमांड इज़ व्हाट? इट इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ऑलराइट. नाउ एग्रीगेट सप्लाई. ओह देयर यू गो, 1 सेकेंड. एग्रीगेट सप्लाई. अब क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड जो हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो सप्लाई हो रहा है उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है. तो क्या हो रहा है? इसके कारण जो प्राइजेज़ हैं उसके कॉस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू दिस वे. सपोज़ ये आपका एक डायग्राम है जो हम लोग ADS कर्व में लेते हैं. यहाँ पे आपका प्राइस लेवल आ जाता है, यहाँ आपका रियल GDP आ जाता है. ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है. लेट अस पुट दिस एज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई. और ये लॉन्ग रन, दिस इज़ अ पॉइंट एंड दिस इज़ लॉन्ग रन
एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है. दिस इज एन इक्विलिब्रियम एंड द प्राइस इज ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम. अब क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है. अगर डिमांड बढ़ेगा तो जो यू सी इफ द डिमांड इंक्रीजिंग, इट्स सिंपल लाइक दैट, इज द डिमांड एंड इंक्रीजिंग एज शोन ग्राफिकली. अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो ये देखिए हमारा जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो प्राइजेज़ हैं वो भी देखिए आप बढ़ जा रहे हैं. जब प्राइजेज़ बढ़ जा रहे हैं तो सप्लाई वाले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अरे जल्दी जल्दी हम भी अपना सप्लाई बढ़ाएं, प्रोडक्शन वाले जल्दी जल्दी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि हमारा काम अच्छा से और हो सके, हम और प्रॉफिट कमा सके. तो वो अपना प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे. और अगर मान लीजिए यहाँ तो हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हैं. इक्विलिब्रियम मतलब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि ये जो हो रहा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है. तो कुछ दिन तक तो मान लीजिए डबल काम करा के, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करा के, ज़्यादा काम करा के कुछ दिनों के लिए तो ये आपको बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा. सो द इन्फ्लेशन इज बेसिकली कॉज्ड व्हेन द एग्रीगेट डिमांड exceeds the aggregate supply, right? And thus there is inflation. So we'll see what are the factors which increases. So okay, once again we see that aggregate demand is more than aggregate supply, it results in inflation, right? Aggregate demand consumption plus government plus आपका investment. तो कोई भी चीज़ जिससे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़े, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएगा. तो अगर ये सब कोई चीज़ फैक्टर्स होंगे तो ये सारी चीज़ आपके एग्रीगेट डिमांड बढ़े. जितना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस है. और प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन, दिस ऑल्सो वील सी, राइट. सो लेट्स इरेज दिस एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो द इन्फ्लेशन इज कॉज्ड when the aggregate demand exceeds the aggregate supply of goods and services. तो कैसे इन्फ्लेशन होएगा, इधर एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से या एग्रीगेट डिमांड सप्लाई नहीं होने पे. तो हम लोग पहली वाली चीज़ें देखते हैं दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड. तो सबसे पहला फैक्टर जो है कि द बोथ Keynesians and monetarists, they believe that the inflation is caused by the increase in the aggregate demand. So first and the foremost factor which results in the increase in aggregate demand is increase in the money supply. It's just like this. Let me have our pen. All right. Aggregate demand है consumption expenditure. Aggregate demand is what is equal to consumption expenditure. Money है, किसी भी रीज़न से अगर मेरे पास पैसे हैं तो हम डिमांड करेंगे. और लेट मी पुट इट दिस वे, मान लीजिए हमारी सैलरी है, राइट. सैलरी मेरी 10,000 रुपये है, ठीक है. मेरा टैक्स चला जा रहा है मान लीजिए 1,000 रुपये, एंड मेरे पास जो इनकम बच जा रहा है जिसे हम स्पेंड कर सकते हैं, जिसका हम डिमांड कर सकते हैं, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, वो हो गया आपके 9,000 रुपये. अब मान लीजिए हमारा इनकम जो है बढ़ गया. अगर मेरा इनकम बढ़ा के 11,000 रुपये कर दिया गया तो अभी क्या है, टैक्स अभी 1,000 ही है, लेकिन मेरा अब डिस्पोजेबल इनकम कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया. तो 10,000 पहले हम 9,000 की ख़रीदारी करते थे, अब हम 10,000 की ख़रीदारी करते हैं. तो जितना मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है उतना एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, उतना डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स गोज हाई. सो इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी विच लीड्स टू इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड. द हायर द ग्रोथ रेट ऑफ द नॉमिनल मनी सप्लाई, हायर इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट. नाउ द नेक्स्ट thing which reads the next point which results in the increase in aggregate demand is the increase in disposable income. Right now I said aggregate demand है, मेरे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. मेरे पास 10,000 है, 1,000 का टैक्स दे रहा, 9,000 मेरे पास पैसे बचे तो 9,000 का हम डिमांड कर सकते हैं. लेकिन मेरी सैलरी बढ़ा के मान लीजिए हमारे जो
उन्होंने हमारी 15,000 कर दी, टैक्स मेरा 1,000 ही लग रहा है। तो जहाँ पहले मेरे पास सिर्फ 9,000 रुपये थे स्पेंड करने के लिए, आज मेरे पास 14,000 है, 5,000 ज़्यादा है। तो 5,000 ज़्यादा है तो 5,000 तो उसका हम डिमांड कर, या तो हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, हम सेविंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको खर्चा भी कर सकते हैं। हम सेविंग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हम खर्चा भी कर सकते हैं। तो अगर खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा करने के लिए प्लान करें, डिमांड कर रहे हैं, एंड दिस विल फर्दर increase the aggregate demand. So when the disposable income of the people increases, it raises the demand for goods and services. Disposable income may increase with the increase in national income or reduction in taxes or reduction in the savings of the people. Same thing again, say if my salary is 10,000 and my taxes is suppose 1,000 एंड से माई डिस्पोजेबल इनकम जो है ये 9,000, जिसमें हम सेविंग्स कर ले रहे हैं मान लीजिए 2,000। तो हम डिमांड बेसिकली एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं, एक्सपेंसेस जो हम करें एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंसेस जो करते हैं, तो हम 7,000 की ख़रीदारी करते हैं। अब मेरा सैलरी बढ़ा तो भी हम ये ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। टैक्स मान लीजिए घट गया, 500 हो गया, ठीक है, तो भी मेरा ये बढ़ जाएगा। हमने सेविंग्स हमने सोचा कि हम इस महीने 2,000 नहीं, हम सिर्फ 1,000 की सेविंग करेंगे, ये भी हम करेंगे तो मेरा यहाँ पे डिस्पोजल जो हम खर्चा कर सकते हैं वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. So the government activities have been expanding much, with the result of government expenditure has also been increasing at a phenomenal rate, thereby increasing aggregate demand for goods and services. अब जो गवर्नमेंट है वो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री की हो या डेवलपिंग कंट्री की हो, तो वो सोशल सर्विसेज में और बाकी पब्लिक एंटरप्राइजेज में लगातार काम तो करती ही रहती है। तो मान लीजिए अभी का सपोज वी हैड दिस पैंडेमिक थिंग नो, एंड जो हमारा वैक्सीनेशन लगा तो इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. So the free of cost government was giving us vaccination. That does not mean that the government is producing the vaccination free of cost. Obviously they must be spending money somewhere or the other. कहीं ना कहीं कंपनी को दे रहे हैं वो वैक्सीनेशन का पैसा, तभी वो ये पब्लिक एक्सपेंसेस कर रहे हैं. तो ये डिमांड बढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड. तो जब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और सप्लाई नहीं हो पाता है उस तरीके से, वापस से आपका इन्फ्लेशन होता है या राइज इन प्राइसेस लेवल होता है. The next factor is the increase in consumer spending. So the demand for goods and services increases when the consumer expenditure increases. The consumers may spend more due to conspicuous consumption or demonstration effects, etc. मान लीजिए वो लोग increase in अभी आपका दिवाली का समय आया तो we tend to buy more ऑफ क्लोथ्स, एंड छठ का समय आया तो छठ का बाज़ार लग गया. तो ऐसा जब ऐसा सिचुएशंस होता है जब कंज्यूमर्स दैट इज़ अस वी वांट टू स्पेंड मोर, या फिर मेरे पास अभी ठंडा का समय आया, राइट, ठंडा का समय आया तो वुलन क्लोथ्स का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अगर वुलन क्लोथ्स का डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग तो खरीदेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा हम लोग खरीदेंगे. छोटे जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके पुराने शॉल स्वेटर से फट गए, उन्हें नया लेना है, तो डिमांड तो होएगा ही होगा. तो अगर उस तरीके से सप्लाई नहीं हो पाएगा तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन या राइज इन प्राइसेस. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच अफेक्ट्स द डिमांड इज द चीप मॉनिटरी पॉलिसी. Monetary policy, I repeat again, is what? Monetary policies are those policies which are made by the ministers, which is made by the money, RBI. जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ बनाती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. So this cheap monetary policy or the policy of the credit expansion also leads to the increase in money supply, which raises the demand for goods and services. तो ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट जो होता है, when the credit expands, it raises the money income of the borrowers, which in turn raises the aggregate demand relative to the supply, thereby leading to inflation. This is called credit induced inflation. कभी कभी क्या होता है कि इन्फ्लेशन बहुत कम हो रहा है, ठीक है,
पैसा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है या कोई भी रीज़न हो रहा है, जब आपका उतना अच्छा इकोनॉमी नहीं चल रहा है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मनी सप्लाई करती है इकोनॉमी में। जितना आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई मनी सप्लाई कर रही है अपनी इकोनॉमी में। कैसे? वो या तो क्रेडिट रिजर्व रेशियो को कम कर दे रही है या इंटरेस्ट को कम कर दे रही है। तो अब क्रेडिट रिजर्व रेशियो अगर कम हो जा रहा है या इंटरेस्ट कम हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में, इन जनरल इकोनॉमी में पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मेरे पास इट्स लाइक दैट कि अगर मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, और कभी कभी बैंक में नहीं होता, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपको मिनिमम 5,000 रुपये रखने, अगर आप 5,000 नहीं रखोगे तो आपको काट देंगे पैसे, इंटरेस्ट कट जाता है। तो अगर मेरे पास 10,000 रुपये हैं और हम बैंक में 5,000 रुपये रखे रहे हैं, मेरा कंपल्शन है, और वही 5,000 हम खर्चा कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सरकार ने उसको रिड्यूस कर दिया, बोले कि 5,000 नहीं, आप सिर्फ 1,000 रखो, ठीक है, तो अब 9,000 मेरे पास बच गया। अब 9,000 का हम डिमांड कर सकते हैं। तो ये जो, अगर ये जो आपका क्रेडिट रिजर्व रेशियो कम करना या इंटरेस्ट रिजर्व कम करना, इससे क्या होता है, इन जनरल पब्लिक के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। अगर पब्लिक के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेडिट इंड्यूस इन्फ्लेशन, राइट, पैसे बढ़ा रहे हैं क्रेडिट को कम करके। Now next is the deficit planning, deficit financing. In order to meet its mountain expenses, the government resorts to deficit financing by borrowing from the public and even by printing more notes. This raises aggregate demand in relation to aggregate supply, thereby leading to inflationary rise in prices. Deficit induced inflation. अभी क्या करे गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर रहा है, कहाँ से, पब्लिक से, या फिर प्रिंट कर रहा है मनी ज़्यादा, ताकि जो नॉर्मल पब्लिक है वो लोग और इकोनॉमिक एक्टिविटी करे। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इकोनॉमिक इन व्हेन यू स्टडी अबाउट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली खरीद बिक्री, सेलिंग एंड परचेजिंग हो, ताकि डिमांड सप्लाई बढ़े। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है तो उसे डेफिसिट प्लानिंग कहते हैं। द नेक्स्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। Oh great, private sector is expanding. Let us see this. Aggregate demand was what? Consumption expenditure, government expenditure, investment expenditure. हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में देखा कि भैया मेरा मनी सप्लाई बढ़ा दिया उन्होंने, डिस्पोजेबल इनकम मेरा बढ़ गया, पब्लिक एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रहा है, गवर्नमेंट चीफ मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ रहा है, डेफिसिट प्लानिंग करके लेके आ रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट का क्या, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का सोचेंगे, अगर वो सोचेंगे कि हम एक्सपैंड करें या कोई नया काम शुरू करें, तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा। वन ऑफ द पोर्शन इंक्रीजेज, द डिमांड विल ऑब्वियसली इंक्रीज। सो इफ द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज, इट लीड टू इन्फ्लेशन. So the expansion of the private sector also tends to raise the aggregate demand. For huge investments, increase employment and income, thereby creating more demand for goods and services. So the next point, which again leads to the increase in the aggregate demand, is the black money. Black money, it's a very, ब्लैक मनी को कंट्रोल करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये इन्फ्लेशन को किस तरीके से मैनिपुलेट कर दे पता नहीं चलेगा। अभी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी देखिए क्या होता है कि अगर हम हैं, तो अगर मेरे को 10,000 मिल रहे हैं, मुझे पता है 1,000 टैक्स है, 9,000 मेरे पास पैसे बचे, सरकार को ही पता है। अभी मान लीजिए हमने कोई इलीगल काम किया और मेरे पास अलग से 1,00,000 रुपए आ गए। ये 1,00,000 का कोई सरकार के पास ब्यौरा नहीं है। द गवर्नमेंट डजंट नो एनीथिंग अबाउट दैट 1,00,000 रुपीज़। दैट 1,00,000 रुपीज़ दैट आई हैव, what I'll do is I'll buy something of it, I'll probably invest something. So there'll be a demand अचानक से in the society, in the economy, sorry, no, there'll be a demand अचानक से in the economy, and the government will have no idea how this demand is going up, right? So this is what is called the black money. The existence of black money in all countries due to corruption, tax evasion, etc. increases the aggregate demand. People spend such unearned money extravagantly, thereby creating unnecessary demand for commodities. This tends to raise the price level of further,
राइट, और प्राइस लेवल को ये बढ़ा देते हैं. Okay. The next one, which leads to the increase in aggregate demand, is the repayment of the public debt. Whenever the government repays its past internal debt to the public, it leads to increase in money supply with the public. This tends to raise the aggregate demand for goods and services. Public से किसी चीज़ के लिए सरकार ने लोन लिया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स किसी के फॉर्म में भी, उन्होंने जब ये वापस किया तो वापस से मनी के ये लोगों के पास पैसे हो गए. अब पैसे हो गए तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, राइट. मेरे पास पैसे हो गए तो डिमांड बढ़ेगा. नाउ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स. ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और इम्पोर्ट्स घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा. एग्रीगेट डिमांड पे एक अलग से पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं जाके. लेकिन ये समझें कि ये इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, व्हेन द डिमांड फॉर द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स इंक्रीजेज इन द फॉरेन कंट्रीज, जहाँ बढ़ेगा, दिस रेजेज द इंक्रीजिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, देबाय producing the exposed commodities. This in turn will create demand for goods and services within the economy, right? Now the next thing, excuse me, the next thing which affects the which affects inflation is, पहले हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है. अब हम लोग देखेंगे कि सप्लाई कैसे अफेक्ट कर रहा है. So there are also certain factors which operate to the opposite side and tend to reduce the aggregate supply. पहला क्या है? Shortage of factors of production. What are the factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. अगर मेरे पास land, labor, capital, entrepreneur नहीं होएगा तो प्रॉब्लम होएगी. See, this is important. This you should always remember. ये प्राइस लेवल है आपका, यहाँ आपका रियल जीडीपी है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, और ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, राइट. लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है. यहाँ पे आपका रियल जीडीपी यहाँ पे है. डिमांड, मान लीजिए लेट्स यूज़ अनदर पेन, सपोज वी यूज़ दिस पेन. डिमांड बढ़ गया, ठीक है, डिमांड बढ़ गया तो देखिए सप्लाई तो ये रहा. उन्होंने हम ये देख रहे हैं कि हमारा रियल जीडीपी बढ़ रहा है, हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है, बहुत अच्छा बात है, सब चीज़ बहुत अच्छा है. लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग रन में, क्योंकि ये लॉन्ग रन एक इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट है जहाँ ऑल द फैक्टर्स मीट, कुछ दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, लगातार नहीं बढ़ा सकते. तो शॉर्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एनी ऑफ द थिंग्स विच आर इन शॉर्टेज वुड लीड कि अभी और सप्लाई हम नहीं बढ़ा सकते हैं. अगर हमको और सप्लाई बढ़ाना है तो हमको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए. शॉर्ट टर्म में तो आप बढ़ा सकते हो कि 2 घंटे ज़्यादा काम करा लो, 3 घंटे ज़्यादा काम करा लो, बट लॉन्ग रन में इट इज़ नॉट पॉसिबल. द नेक्स्ट फैक्टर विच लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. नाउ व्हाट इज़ अ डिस्प्यूट? As per ID Act 1947, dispute is any misunderstanding or any disagreement between either the employer and the employer, or employee and the employer. कहीं भी आपस में मतभेद जब एक दूसरे से होता है और जो चीज़ बहुत लंबा चल जाता है तो आपस में तकरार होती है. And whenever there is this problems or grievancing, it results in decreased productivity of the organization. ये वाला चीज़ अगर आपका ग्रीवेंस वाला चीज़ बहुत आगे चला जाता है तो ऑब्वियसली देयर आर वेरियस ट्रिब्यूनल्स टू हैंडल दीज थिंग्स, बट दे मे इवेंचुअली लीड्स टू स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन्स विच मे बी वेरी फेटल, क्योंकि जब तक स्ट्राइक्स और लॉकडाउन्स रहेगा तब तक तो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, और ये प्रोडक्शन जब तक हो नहीं पाएगा तब तक आपका प्रॉब्लम है, सप्लाई बहुत कम घटा रहेगा. नाउ नेचुरल कैलेमिटीज़ like drought, सूखा आया या बाढ़ आया, drought or famine is a factor which adversely affects the supplies of the agriculture products. Now the latter in turn create shortages of food products and raw materials, thereby helping inflationary pressures. सूखा आया ना, बाढ़ आई, तो आर्टिफिशियल हुई तो आपका नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई गया. Now artificial scarcities is one of the very important factors to be considered.
ये स्केर्सिटीज़ कब क्रिएट होता है? जब होर्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स क्या करते हैं, वो सामान खरीद के रख लेते हैं और उसके बाद आपका जब दाम बढ़ जाता है तो बेचते हैं। अगर आपने पुरानी हिंदी मूवीज़ देखी होगी तो उसमें बहुत जगह रहता है कि सामान लाला ने अपने घर गोदाम में बंद करके रखा हुआ है और देन द हीरो कम्स एंड देन उसको निकालने की कोशिश करते हैं। बट जोक्स असाइड, होता ये है कि होर्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स जो क्या करते हैं, जो सामान होता है, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़, ऐसे भी कोई कमोडिटीज़ होते हैं, तो उसको वो अपने पास रख लेते हैं स्टॉक करके। और जब इस चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, इन चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, तो उसके बाद वो लेके आते हैं, राइट। और ये वाला चीज़ जो है, सब सप्लाई कुछ दिन के लिए कम कर दिया, कुछ दिन के लिए कम कर दिया तो दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो दैट इज़ द इन्फ्लेशन एंड देन दे sell the products. The next thing, excuse me, the next factor which affects the supply, aggregate supply, is the increase in exports. अभी क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो ज़्यादा हम लोग भेज दे रहे हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, घर के लिए रख नहीं रहे, चावल सारा चीज़ बेच दे रहे हैं। धान उपजाया, अगर मान लीजिए किसी फार्मर ने और उसने पैसे के लिए के सारा का सारा चावल भेज दिया और अपने घर के लिए कुछ नहीं रखा, तो ऑब्वियसली उसे चावल खरीद के खाने पड़ेंगे। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, व्हेन यू एक्सपोर्ट द एवरीथिंग and there is not much left for domestic consumption, creates shortages of the goods in domestic market, और इसके कारण फिर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। The next factor is the lopsided in production. If the stress is on the production of comfort, luxuries or basic products to neglect the essential consumer goods in the country, this creates shortages of consumer goods. This again causes inflation. अभी देखिए क्या है कि अगर आप राइस को देखिए, राइट, और सोफ़ा को देखिए, किसका प्राइस ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली सोफ़ा का प्राइस ज़्यादा होता है। जितना मेहनत हम राइस प्रोडक्शन से करेंगे, उतना मेहनत अगर सोफ़ा में करेंगे तो क्या होगा ना कि मेरा सोफ़ा में या लग्जरी गुड्स जो भी बोलिए आप, उसमें पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, अगर ज़्यादा वो लोग ये वाले साइड में लग्जरी गुड्स वगैरह में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और प्राइस वाले इधर एग्रीकल्चर सब में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो देयर इज़ लॉपसाइडेड मीन्स वन साइडेड प्रोडक्शन हो रहा है। दिस वन साइडेड प्रोडक्शन विल अल्टीमेटली इंक्रीज, यहाँ पे ये डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा तो फिर ऑब्वियसली सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड तो है ही है, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर which affects the supply is the law of diminishing returns. If the industries in the country use old machines and outmodel methods of production, the law of diminishing returns operates. That raises cost per unit of the production, thereby raising the price of the products. तो आपको अच्छे गुड्स मशीन्स यूज़ करने हैं। Now, international factors. In modern times, inflation is a worldwide phenomenon. When the prices of the major industries, their effects spread to most countries with which they have trade relations. Often the price of a basic raw material like petrol in the national market leads to rise in the price of all the commodities in the market. आप ये देख लें, अगर ऑयल का दाम बढ़ रहा है, अगर एक प्रोडक्ट हम रॉ मटेरियल लेके हमने उसको प्रोडक्ट बनाया, राइट। मान लीजिए रॉ मटेरियल हमने 5 रुपये में ख़रीदे, हमने प्रॉफिट लगाया 5 रुपये का, ऑयल का दाम लगा 5 रुपये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने का मिल गया? 10 रुपये का। अभी ये मान लीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया या मान लीजिए आपके होलसेलर के पास गया, फ्रॉम द होलसेलर, और चलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, व्हाटएवर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने तो ये जो प्रोडक्ट वाले जो प्रोड्यूसर्स में 5 रुपये प्रॉफिट लगाया, 5 रुपये तेल का लगाया, 10, 15, 20 रुपीज़ आ गया। उसके बाद ये आ गया कंज्यूमर के पास, मेरे पास 5 रुपया तेल का लगा, 5 रुपया प्रोडक्ट में ये उन्होंने अपना प्रॉफिट कमाया, 20, 25, 30। तो 5 रुपये का रॉ मटेरियल का जो चीज़ है वो हमने 30 रुपीज़ में ख़रीदा। लेट्स चेंज द सिनेरियो। अभी रॉ मटेरियल 5 ही रुपये का है, 5 रुपये आपका ऑयल का दाम बढ़ गया।
अभी ये प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया 15, अभी 5 रुपये यहाँ भी ऑयल का दाम बढ़ गया, तो 15 10 25 प्लस 5 30, ये 30 हो गया। यहाँ भी 5 रुपये आपका ऑयल का दाम बढ़ गया, 30 40 45। सिर्फ एक 5 रुपये का दाम बढ़ने से 5 रुपये का रॉ मटेरियल अभी हमें 45 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल फैक्टर्स जो होता है वो हमारे एग्रीगेट सप्लाई का इन्फ्लेशन को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। नाउ नेक्स्ट वील स्टडी इज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। किस तरीके से क्या क्या तरीके से जो है इन्फ्लेशन हमें और हमारे देश को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है। सो लेट अस बिगिन. So the first, they see the effects of inflation is it affects different people differently, right? This is because of the fall in the value of money. We know that the purchasing power of the money is falling or the value of money is falling. When prices rise or the value of money falls, some groups of the society gain and others lose और कुछ लोग बीच में रह जाते हैं। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे कौन कौन इफ़ेक्ट, कौन कौन गेन करता है, कौन कौन लूज़ करता है। तो जो एफ्लुएंट क्लास होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, दे जनरली टेंड टू गेन, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या पुअर पीपल होते हैं या सैलरी क्लास वाले लोग जो होते हैं उन्हें इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसे हम आगे में डिस्कस करेंगे। सो वील बी स्टडिंग अबाउट द इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट्स अंडर 3 कैटेगरीज. One is the effect of redistribution of income and wealth. The other one is the effects on production and the other effects. तो सबसे पहले देखिए is the redistribution of income and wealth. So there are 2 ways to measure the effects of inflation in the distribution. First, on the basis of the change in the real value of such factors such as wages, salaries, rents, etc. Second, on the size of the distribution of income over inflation. देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, हमने ख़रीदा है, ठीक है, अगर हमने ख़रीदा है कोई चीज़ और जो रिच इफ़ देयर इज़ अ इन्फ्लेशन, कमोडिटीज़ का दाम बढ़ गया है, तो रिच हैव द मनी, राइट? तो अगर उन लोगों के पास पैसे हैं तो चलो अच्छा बात है, इट्स ओके विद देम। बट जो हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या पुअर पीपल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमारी फ़िक्स सैलरी है। हमारी फ़िक्स सैलरी में अगर दाम बढ़ जाएगा तो हमें सब चीज़ उस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वील हैव टू सी कि कैसे कैसे हु गेन्स एंड हु लूजेस, कैसे हम उस इन्फ्लेशन से निकल सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ हियर The first point which is here are the debtors and creditors. So during periods of price rises, debtors gain and creditors lose. Let me explain you why. दादाजी वाला एग्जाम्पल दिया था ना, सपोज देयर इज दिस मैन ए एंड देयर इज दिस मैन बी। इसके पास 20,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं। 20,000 इसने बोला भैया मेरे को प्लीज़ दे दो, मुझे काम है, हम तुमको वापस कर देंगे। इसने बोला ठीक है, इसने 20% इंटरेस्ट में उसको 20,000 रुपये वापस दे दिए। बोले इत्मीनान से मुझे 20 साल बाद वापस करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वापस करो। तो वो भी कुछ ज़्यादा ही आराम करने लगा और 20 साल बाद उन्होंने 22,000 रुपये वापस किए। अब आप बताइए कि ये जो 20,000 का वैल्यू तब और 20,000 का वैल्यू अब में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ये 20,000 में जो सोना उस समय खरीद सकता था, आज वो 22,000 में वो नहीं खरीद सकता। उसका 1/4 क्या 1/3 भी, 1/6 या 1/10 भी नहीं कर सकता। तो these are the people who tend to lose in inflation and these are the people who tend to gain inflation, right? So these are debtors gain, debtors, ये debtors हैं और ये creditors हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो पैसे देते हैं, डेब्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसे लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन व्हाट इज हैपनिंग इज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइजेस डेब्टर्स गेन एंड क्रेडिटर्स लूज। व्हेन द प्राइजेस राइज द वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स।
दो डेप्टर्स रिटर्न द सेम अमाउंट ऑफ मनी, उतना ही पैसा उन्होंने वापस किया, बट दे पे लेस इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ द मनी हैज़ गॉन डाउन. द बर्डन ऑफ द डेप्ट इज रिड्यूस एंड द डेप्टर्स गेन. On the other hand, creditors they lose. Although they get back the same amount of money which they have lent, but they receive less in terms of the value of the money. तो जो इन्फ्लेशन जो है इस तरीके से क्रेडिटर्स और डेबिटर्स के बीच में देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द फेवर ऑफ द डेबिटर्स, राइट. नाउ the next one is the salaried person. Salaried person are the ones who are most affected by the inflation thing, because they see, you see, if my salary is 10,000, we stick to 10,000 rupees. If my salary is 10,000 rupees, I pay a tax of 1,000 rupees, और मेरी एक्सपेंसेस या डिस्पोजेबल इनकम हो जाती है 9,000 रुपीज़. तो क्या होता है कि हम 9,000 स्पेंड कर सकते हैं. अभी क्या हो रहा है कि अगर इन्फ्लेशन हो जा रहा है, सब चीज़ का दाम बढ़ जा रहा है, ठीक है, और दाम बढ़ जाने के कारण ऐसा हो जा रहा है कि हमको 10,000 का 10,000 मेरा खर्चा हो जा रहा है, तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? वो टैक्स नहीं दे पाएंगे तो वो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? वो पैसे हम नहीं लाएंगे तो मतलब आई हैव टू आस्क द माई सीनियर्स और माई whosoever are the producers to increase my money. If I have to ask to increase my money, so this is what is the problem. So जो salaried people होते हैं, they are the ones who are mostly the most which are because the salary है just उनका सैलरी उतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता जितनी जल्दी जल्दी महंगाई बढ़ती है. इसलिए आपका जो सैलरीड लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन से इफ़ेक्ट होते हैं. नेक्स्ट आर द वेज अर्नर्स. See, the wage earners may gain or lose depending upon the speed which with their wages are rising. अगर यूनियन स्ट्रॉन्ग है तो दे कैन लिंक द वेजेस टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. जैसे 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 इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप वेजेस बढ़ाओ, ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन जो लूज़ करते हैं तब जब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वेजेस है और फिक्स पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, या फिर वो वेज अर्नर्स हैं और वो कुछ फिक्स पीरियड के लिए काम कर रहे हैं, कुछ समय के लिए काम कर रहे हैं, बेसिकली लाइक सैलरीड पीपल, राइट. फिक्स इनकम ग्रुप इज लाइक द रेसिपिएंट ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट्स सच एज पेंशंस, unemployment benefit, social security, etc., and recipients of interest and rent live on fixed incomes. Pensioners get fixed incomes. Similarly, the renter class, consisting of interest and rent receivers, get fixed income. The same is the case of fixed interest bearing securities, debentures, and deposits. All such people lose because they receive fixed payments. देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह में क्या होता है कि जितना जिसके पास पैसा होता है उस हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर सकते हैं. लेकिन 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 जिसके पास वो उतने पैसे नहीं होते, उन्हें प्रॉब्लम होता है. तो क्या होता है, जो फिक्स इनकम वाला जो होता है वो दे आर काइंड दे टेंड टू लूज. सो द इन्फ्लेशन डिस्ट्रीब्यूट्स द इनकम बिटवीन द मिडिल क्लास comprising of the traders and the businessmen. The next one are, let me remove this, are the equity holders or the investors. The person who holds shares or stocks of the companies gain during the inflation. For when the prices are rising, the business activities expand, which increase the profits of the companies. As the profits increases, the dividends on equities also increase at a faster rate than the prices. But these who invest in the debentures, securities, bonds, etc., which carry a fixed interest rate, lose during inflation because they have a fixed sum while the purchasing power is falling. The next is the businessman. अब बिजनेसमैन बहुत टाइप के हो जाते हैं. आपके प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, ट्रेडर्स हो जाते हैं, रियल एस्टेट होल्डर्स हो जाते हैं. तो ये सारे जो हैं वो गेन करते हैं. अगर आप प्रोड्यूसर्स को पहले लें तो अगर उनका प्राइजेस बढ़ रहा है, कमोडिटीज़ का प्राइजेस बढ़ रहा है, so the businessmen
बिजनेसमैन आपके हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं, ट्रेडर्स हो जाते हैं, रियल एस्टेट होल्डर्स हो जाते हैं। तो ये लोग का जब प्राइजेस बढ़ रहा है तो इन्वेंट्रीज़ का तो प्राइस भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो जो वो लोग सेल करें कमोडिटीज़ को, तो वो लोग को तो ऑब्वियसली शॉर्ट रन में तो काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर उनका कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ता चला गया तो लोग वेजेस ही बढ़ाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद जो होल्डर्स ऑफ, अगर वेजेस ही बढ़ाने बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिजनेसमैन आर जनरली you know gainers in this inflation thing, but if this inflation goes on for long they may tend to lose. Next is the agriculturist. now agriculturist थ्री टाइप्स के हो गए, आपके लैंडलॉर्ड्स हो गए, पीजेंट प्रोप्राइटर्स हो गए, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए। अब देखिए जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो, सी लेट मी शो इट टू यू, तीन टाइप का लैंड हो गया। एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, एक ये आदमी है, राइट। अभी ये जो है इसका ना, ये इसके पास अपना लैंड है। तो ये लैंड क्या दे रहा है, इस आदमी को दे रहा है, भैया आप हमारे साजी पे खेती कर दो, बदले में आप हमें पैसे दे दो, मनी, गिव मी मनी इन रिटर्न। फाइन। दिस पर्सन यहाँ पे ये जो है, ये दे आर द पीजेंट प्रोप्राइटर्स, कि उनके पास अपनी खेती भी है, दूसरे के खेत पे भी साझे पे काम कर देते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द लैंडलेस वर्कर्स। लैंडलेस वर्कर्स एग्रीकल्चर जो इनके खेत में या इनके खेत में जाके काम करते हैं। अब इन्फ्लेशन आया, इन्फ्लेशन आया मतलब कि दाम बढ़ गया। अगर दाम बढ़ गया, अगर राइस का दाम बढ़ गया, ठीक है, तो उन्होंने तो अपना खेत दे रखा है, इन्होंने अपना खेत दे रखा है और बोले खेत देने के बदले में आप हमको 45,000 रुपीज़ में आप ईयर का दे दो। अब राइस का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया। अगर राइस का कॉस्ट बढ़ गया और ये अगर खुद से खेती कर रहे होते तो 45,000 की जगह प्रॉब्ली 1 लाख रुपया कमा रहे होते। लेकिन इन्फ्लेशन हो गया, इन्होंने ऑलरेडी 40,000 पे बात कर रखी है, तो उन्हें 40,000 ही मिला। दीज पीपल टेंड टू गेन। जहाँ उनका पहले उनको उनको 5-10 हज़ार का प्रॉफिट होता है, अभी 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। दीज पीपल दे टेंड टू लूज़, क्योंकि इनके पास तो अपनी खेती है नहीं, तो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, वेजेस डेली का उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर अगर वो लोग वेजेस बढ़ा देते तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली वेजेस बढ़ाते नहीं है। सो द लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स आर बिग टाइम लूजर्स हियर इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन. Now the next one are the government. The next one which affects are the government. The government as a debtor gains at the expense of the households who has principal creditors. See, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स, इसका जो है बेसिकली गवर्नमेंट का वही कॉन्सेप्ट है, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स वाला, राइट। जो हमने शुरू में पढ़ा था डेप्टर्स और क्रेडिटर्स वाला, वही वाला है। गवर्नमेंट अगर वो डेप्टर है तो वो गेन करता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर फिक्स, दे आर नॉट रेस्ड। तो जितना उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने अपना जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकाला उसमें उन्होंने फिक्स रेट पे पैसे दिए और उन्हें फिक्स रेट में उन्हें वापस करना है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ भी जा रहा है तो गवर्नमेंट, सेम कॉन्सेप्ट डेप्टर क्रेडिटर्स वाला, 20,000 रुपये दे रहे हैं तो 22,000 रुपये वापस मिल रहा है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। द गवर्नमेंट टर्न लेव्स एक लेस टैक्स टू सर्विस एन एंटायर डेट। There with inflation, even the real value of the taxes is reduced. Thus, the redistribution of the wealth in the favor of the government accrues as a benefit to the taxpayers. Since taxpayers of the government are high income groups, they are also the creditors of the government because it is they who hold government bonds. As creditors, the real value of their assets declines, and as taxpayers, the real value of their liabilities also declines due in inflation. Now let us see the next thing. The next thing is the the next thing is the effects on प्रोडक्शन। पहले हमने देखा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन को किस तरीके से इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है। सो व्हेन द प्राइजेस स्टार्ट राइजिंग, नो, द प्रोडक्शन इज इंक्रीज। इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग तो चाहेंगे कि भैया, प्रोड्यूसर्स बेसिकली चाहेंगे कि हमारी जल्दी जल्दी प्राइसेस बढ़े, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो प्रोडक्शन तो थोड़ा दिन के लिए तो जल्दी जल्दी वो ज़्यादा प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग टर्म एज ए सेड, इफ़ इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल, more machineries etc. has to be bought. The first factor is the misallocation of resources.
Inflation causes misallocation of resources when producers divert resources from the production of essential to non-essential goods for which they expect higher profits. Example आपका कि उन्होंने सीरियल्स की जगह राइस की जगह they started producing sofa. Is it justified? No ना, कि अगर आप एग्रीकल्चर वाले में हो तो आप जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जितना आपका सोना प्रोडक्शन ज़रूरी है उतना नमक प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। तो सोना प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आप नमक का एकदम ही छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड बी प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ ट्रांजेक्शंस। Inflation leads to the changes in the transaction pattern of producers. They hold a small stock of real money holdings against unexpected contingencies than before. They devote more time and attention to converting money into inventories or other financial or real asset. It means that the time and energy are diverted from the production of goods and services are used wastefully. अभी क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के कारण ना लोग क्या करें, दाम बढ़ते चला जा रहा है तो वो लोग ना अपना जो स्टॉक जो है उस सबको पैसे को बचा बचा के रख रहे हैं, तो उन्हें जो पैसे जो इन्वेंट्रीज वगैरह में इन्वेस्ट कर देना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, रिडक्शन इन प्राइजेस। इन्फ्लेशन इन्वर्सली अफेक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ राइजिंग प्राइजेस अलॉन्ग विद द राइजिंग कॉस्ट इनपुट्स ब्रिंग्स अनसर्टेनिटी। दिस रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ प्राइजेस। एज सेट हियर AD AS, ठीक है, और हमने आपको कहा कि आपका डिमांड बढ़ गया है जो भी है, और आप जो है जो आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम सप्लाई बढ़ा दें। सप्लाई कुछ दिन के लिए तो वो बढ़ा सकते हैं, बट योर लॉन्ग टर्म एग्रीगेट विल नॉट शिफ्ट, सो इट विल अल्टीमेटली कम बैक टू हियर। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें तो आप ये सोचें कि डिमांड बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग रन में वैसे उस तरीके से नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि दाम सब चीज़ का बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट का तो दाम नहीं बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल्स का भी दाम बढ़ रहा है। दिस वुड अल्टीमेटली लीड टू द फॉल इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब जब प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है कि इतने पैसे बन रहे हैं तो लगता है नहीं जल्दी से जल्दी ज़्यादा बना लें, तो जो जल्दी ज़्यादा के बनाने के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। द कंटिन्यूस राइज इन द प्राइजेस क्रिएट्स अ सेलर्स मार्केट्स। In such a situation, the producers produce and sell substandard commodities in order to earn higher profits, and they may also indulge in adulteration of the commodities. Next, hoarding and black marketing. अभी तब जो लोग देख रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटर्स और होर्डर्स हैं, वो देख रहे हैं भैया कुछ चीज़ों की तो दाम बढ़ रहा है, या फिर उन्हें लग रहा है कि दाम बढ़ाना चाहिए, तो वो ना उसको छुपा के रख देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा स्कैसिटी हो जाती है मार्केट में तब उसे लेके आते हैं। सो टू प्रॉफिट मोर फ्रॉम द राइजिंग प्राइजेस, द प्रोड्यूसर्स होल्ड द स्टॉक्स ऑफ द कमोडिटीज। कॉन्सिक्वेंटली an artificial scarcity of the commodities is created in the market. Then the producers sell their products in the black market, which increase the inflationary prices. Next is the reduction in saving. When the prices rise rapidly, the propensity to save declines because more money is needed to buy goods. This reduced saving adversely affects investment and capital formation. As a result, production is hindered. It is something like this. Again, salary मेरी 10,000, डन। टैक्सेस मेरे 1,000, घर के खर्चे मेरे जो हैं एक्सपेंसेस मेरे 5,000, सेविंग्स हमने कर ली 4,000, सेविंग्स में 4,000 हो गए। अब क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन हो गया, दाम बहुत बढ़ गया। अगर दाम बढ़ गया है, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द थिंग, तो अभी क्या हो रहा है, अभी 6,000 का अभी 6,000 का मेरे को एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है। अगर 6,000 का एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है तो अब तो सिर्फ 3,000 हम जमा कर पाएंगे। बैंक्स वाले क्या करते हैं
ये जो 4,000 आप जमा कर रहे हैं, इसका 1,000 वो अपने पास रख लेते हैं जिसको वो स्पेंड नहीं करते हैं, और बाकी 3,000 वो सब इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे 3,000 रख सकते हो, ये 1,000 वो इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी आप उसमें बैंक में कम पैसे रख रहे हो, तो वो कम पैसे इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट वो किस में करते हैं? वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। लोन्स किसे प्रोवाइड करते हैं? इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज हम लोग को प्रोवाइड करते हैं फॉर हाउसिंग लोन, बिल्डिंग लोन, एजुकेशन लोन एंड व्हाट द जिसमें इंडस्ट्री। अब जितना कम पैसा उनके पास है उतना कम प्रोडक्शन, उतना कम वो ज़्यादा कम ये देंगे, पैसे दे पाएंगे। दूसरा चीज़ इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि पहले 4,000 पे वो कुछ पैसे कमा रहे थे, अब पैसे कम हो गए, उनके पास सिर्फ 3,000 हो गया। अगर सिर्फ 3,000 अब उनके पास पैसे हो गया तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो वो जो लोग जो लोन्स लेने वाले थे, जो इंडस्ट्रीज़ लोन लेने वाली थी, वो देखती है तो इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी बढ़ा हुआ है, हम वेट करते हैं वो कम होगा तब लेंगे। तो दीज आर द सम फैक्टर्स जो आपका सप्लाई को भी अफेक्ट करता है, प्रोडक्शन को भी हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज excuse me next factor is the hinders the foreign capital. Inflation hinders the inflow of the foreign capital because the rising cost of materials and other inputs make foreign investment less profitable, and it encourages speculations. Rapidly rising prices create uncertainty among producers who indulge in speculative activities in order to make quick profits. Instead of engaging themselves in productive activities, they speculate what are the various raw materials which are used. Now, other effects. The other effects are like government, balance of payments, exchange rate, collapse of monetary system, social inflation, political things. अब देखिए हम लोग इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट क्या चीज़ कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द गवर्नमेंट वेरियस वेज. It helps the government in financing its activities through inflationary finance. As the money income of the people increases, the government collects the taxes on the incomes and commodities. As the revenue of the government increases during the rising prices. However, the real burden of the public debt increases when the prices are rising, but the government expenses also increase with the rising production cost of public projects and enterprises and increase in administrative expenses as prices and wage etc. On the whole, the government gains under inflation because rising wages and profits there is an illusion of prosperity within the country. But next is the balance of payments. The inflation involves the sacrificing of the advantages of the international specialization and division of labor. It adversely affects the balance of payments of a country when the prices rise more rapidly in the home country than in the foreign countries, for the domestic products become costly compared to the foreign products. This leads to the increase in the imports and thus reduce the exports, thereby making the balance of payments unfavorable for the country. This happens only when there is a there's a fixed exchange rate policy. Normally adverse impact नहीं पड़ता है अगर flexible exchange rate रहता है तो. अब exchange rate, when the prices rise rapidly in the home country than the foreign countries, it lower rates in the rate in the in respect to the foreign currencies. Collapse of the monetary system. इफ़ हाइपर इन्फ्लेशन परसिस्ट, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब आपका 20 से 100 के बीच में इन्फ्लेशन है, तो आपका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इससे आपकी वैल्यू ऑफ मनी घटती चली जा रही है, एंड इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम, जो हुआ था जर्मनी में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. नेक्स्ट इज द सोशल इन्फ्लेशन. सोशल इन्फ्लेशन इज़ वेरी सोशली हार्मफुल. अभी क्या हो रहा है कि बाय वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर, राइजिंग प्राइसेस क्रिएट डिसकंटेनमेंट अमंग द मासेस. तो प्रेस्ड बाय द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द लिविंग, द वर्कर्स रिजॉल्व टू स्ट्राइक्स विच लीड्स द लॉस ऑफ प्रोडक्शन. और प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ लोग होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बनाते हैं, करप्शन होता है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं, क्योंकि रिच और पुअर का डिवाइड बहुत बढ़ गया है. तो पुअर वुड बी लाइक
they'll try to indulge into things so that you know uh, so that they can gain, and the producers, they're already earning money, they'll want to earn more. Politically, the rising prices also encourage agitations and protests by the political parties opposed by the government. And if they gather momentum and become unhandy, they may be bring downfall to the government. Many governments have actually sacrificed in this inflation. So inflation we've seen बहुत ज़्यादा affect करता है. So this is all for this video, and in this video we studied about the what is the inflation, what are the causes and the effects of inflation. I hope I could make you understand. If you do like my video, please do comment, like and subscribe, and do not forget to press the bell icon for further updates. Stay safe and happy learning. Thank you.